हेलो एवरीवन। आज ही हम लोग का माइनिंग मेथड और ब्लास्टिंग का लास्ट वीडियो है जिस पे हम लोग देखेंगे ब्लास्ट डिज़ाइन करना। उसके बाद आज ही हम लोग देखने वाले हैं हॉल रोड कैसे डिज़ाइन किया जाता है, बेंच विड्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है और डंप स्लोप वगैरह। ठीक है, इनके सारे पैरामीटर्स हम लोग देखेंगे कि किस तरह से करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त रोशन। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो ब्लास्ट पैरामीटर जब आप डिज़ाइन करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जब आप पहले तो ब्लास्ट करते हैं तो आपको बेंच पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं बेंच हाइट, राइट। अब ये बेंच हाइट कैसे लेते हैं? बेंच हाइट डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा मशीन डिप्लॉयड कर रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि उसका फिर बूम लेंथ देखेंगे। ठीक, बेंच हाइट किसी भी मशीन का बूम लेंथ का से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, bench height not more than boom length of any machinery। अब अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बूम लेंथ क्या होता है? ठीक है, तो जैसे ये मेरा एक्सकवेटर है, ये सॉवेल मान रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से उठाता है सॉवेल मेरा, ये ऐसा है, राइट। तो जब ये फुल एक्सटेंडेड पोर्शन पे रहेगा तो मान लो ये फेस है, ठीक। तो ये फुल एक्सटेंडेड पोर्शन पे यहाँ तक जा सकता है टोटल हाइट, इससे ऊपर ये नहीं जा सकता, राइट। तो ये इसका हो जाएगा आपका बूम लेंथ, कि कहाँ तक वो सबसे ज़्यादा ऊपर तक जा सकता है। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, इस पोर्शन पे होगा आपका बकेट, कुछ ऐसा। ठीक है, ये तो जो ये मैक्सिमम पोर्शन तक वो उसका बकेट जा सकता है, जहाँ तक वो ड्रैग कर सकता है, वो हिस्सा कहलाता है आपका बूम लेंथ, या बूम सॉरी बूम लेंथ तो नहीं, बूम हाइट कह दिया जाए इसको, राइट। बूम हाइट कहना बेहतर होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि मशीन कहाँ डिप्लॉयड, कौन सा मशीन डिप्लॉयड कर रहे हैं। मान लो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 10 क्यूबिक मीटर का अगर मशीन होगा तो उसका हाइट कुछ अलग होगा, 20 क्यूबिक मीटर का अगर सॉवेल होगा तो उसका हाइट अलग होगा। ठीक है, ये सपोज कह रहा हूँ मैं, राइट, अज्यूम कर रहा हूँ। 10 क्यूबिक मीटर सपोज 15 कर सकता है, तो 20 क्यूबिक मीटर 20 मीटर हाइट बेंच हाइट तक कर सकता है, उसका बूम हाइट होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला डिजाइन फैक्टर होता है आपका क्या? बेंच। साथ ही साथ में बेंच हाइट, साथ ही साथ में अब देखते हैं बेंच पे। ठीक है, तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि बेंच अगर है, आगे देखते हैं, बेंच अगर है तो कौन सा वर्किंग हो रहा है, मैनुअल कर रहे हैं या आप मैकेनाइज्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनाइज्ड का अलग है, मैनुअल का अलग है। मैनुअल में तो 3 मीटर से ज्यादा हो ही नहीं सकता किसी का भी, मैक्स 3, राइट। इससे ज्यादा हो नहीं सकता, 45 डिग्री से ज्यादा उसका इंक्लिनेशन नहीं होगा। तो ये किस पे है? बेंच का मैनुअल पे। मैकेनाइज्ड का हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले स्लाइड्स पे। ठीक है, तो मैं आपको ब्लास्ट होल का डिजाइन करना बता रहा हूँ कि इसको किस तरह से किया जाता है। ये क्लियर हुआ? अब देखो, हम लोगों ने क्या, बेंच हाइट देख लिया। जब हमको बेंच हाइट पता चल गया, सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं डायमीटर ऑफ होल। तो डायमीटर ऑफ होल क्या होता है? बेंच हाइट डिवाइड बाय 50। ये दिख रहा है आप लोग को? सपोज मान लो बेंच हाइट है आपका 20 मीटर, राइट। तो 20 मीटर, या ये मान लो, चलो आप इसको कह देते हैं, ठीक है, 20 मीटर कह देता हूं मैं। तो ये अप्रोक्स होता है, ठीक है। आप ये नहीं कहिएगा सर हार्ड एंड फास्ट कर दिए, ये कितना हो गया, ये हो गया, ये नहीं होता। 0.4 मीटर। तो अब इसमें आप बोलेंगे सर 0.4 मतलब 40 सेंटीमीटर का होल, इज इट पॉसिबल? ये बोलेंगे। ठीक है, तो जनरली डिपेंड करता है मशीनरी के ऊपर। तो हमारे पास 311 करके मशीनरी होती है, 311 आपका 311 mm। तो मतलब ये अगर सेंटीमीटर में कहूँ 31। ठीक है, ये किस पे यूज होता है? ड्रैग लाइन पे होता है। तो ये एक थंब रूल है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये थंब रूल है कि पर्टिकुलर इसी के आसपास डिजाइन किया जाता है। दिस आर थंब रूल। ये क्या होता है कि एक आप करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, फिर उसके बाद आप कोई निर्णय पे पहुंचते हैं, नतीजे पे पहुंचते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है।
बट जनरली ये माना जाता है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हर साइंटिस्ट अपना अलग अलग करता है इनको। बेसिकली फाइनली आपके पास जो ड्रिल मशीन अवेलेबिलिटी होगा, तो जैसे मान लो यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर का मशीन तो नहीं होता है, तो आप 311 का ड्रैग लाइन का किए तो ये बेस्ट है। आपको हो सकता है यहाँ पे 259 का मिले, राइट, या आपको 169 का मिले mm का। तो इस टाइप का ड्रिल मशीन अवेलेबल है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग हमको मिलता है। ये आप लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक है आपका डायमीटर ऑफ होल। तो ये नहीं कहिएगा कि एग्जैक्ट है, इसके आसपास डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और सब डिपेंड करता है कि कैसा हुआ। अब सबसे बड़ा बात आया बर्डन। तो याद करिए, जब हम लोग ब्लास्टिंग का कैलकुलेशन कर रहे थे तो मैं आपको बताया था बर्डन क्या होता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये आपका मेरा सरफेस माइन है, ठीक, ये मेरा सरफेस माइन है, ओके। ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये मेरा एक बेंच है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे होल मैंने कर दिए हैं, ठीक, ये मैंने ड्रिल होल किए। तो जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा मेरा, ये मान लो मेरा है फ्री फेस, ठीक है। ये हिस्सा हो गया हाई वॉल, ठीक। यहाँ पे ब्लास्टेड मटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ भी ब्लास्टेड मटेरियल पड़ा हुआ है, ओके। तो मैंने फ्री फेस किसको कहा, ये वाला हिस्सा फ्री फेस, मतलब जब आप ब्लास्टिंग करें तो किस साइड वो आपका मटेरियल मूव होगा, खाली जगह जहां पे वो जाएगा, ठीक है। तो देखो बर्डन क्या होता है कि फ्री फेस से जो ये डिस्टेंस देख रहे हो, ये होल है, फ्री फेस ये है मेरा, दिस इज फ्री फेस, ये वाला हिस्सा। तो फ्री फेस से फर्स्ट रो ऑफ जो होल है उसकी दूरी, ये कहलाता है बर्डन। तो दिस इज बर्डन, ये भी बर्डन, ये भी बर्डन, राइट। तो बर्डन क्या हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, अब एक चीज और समझिएगा, ये भी बर्डन कहलाता है, एक होल से दूसरे होल के डिस्टेंस को, ठीक है। मतलब ये नेक्स्ट रो के होल के बीच के डिस्टेंस को, ओके। तो ये भी बर्डन कहलाता है। अभी कैसे बर्डन कहलाएगा देखना, आप यहां देखिएगा, ये बर्डन क्यों कहेंगे हम लोग। जैसे ये होल है, ठीक है, ओके। देखो जब ब्लास्टिंग होगी ना, तो जैसे ये बर्डन है मेरा, ये बर्डन है, जब ब्लास्टिंग होगा तो जब हम रो का ब्लास्टिंग करेंगे तो ये होल पूरा से निकल जाता है, ठीक। तो जो ये फ्री फेस आप यहां देख रहे हैं वो कहां शिफ्ट हो गया, इस लाइन में। तो ये कुछ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। आपका पहले होल यहां था, तो देखो अब फ्री फेस आपका यहां शिफ्ट हो गया, फिर फ्री फेस से डिस्टेंस कितना हुआ, यही डिस्टेंस बचा, तो दिस इज कॉल्ड बर्डन। तो इसको बर्डन बोला जाता है। और बर्डन क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार, अरे यार मेरे पास बर्डन है कि मेरे को ये काम करना है, तो बस सेम एक्सप्लोसिव को भी एक बर्डन है, ठीक है। होल को भी एक बर्डन है कि भैया मेरे को यहाँ रखा है, ये 3 होल है मेरा, तो इसको भी बर्डन है कि मेरे को इस हिस्से को थ्रो करना है ब्लास्टिंग के बाद। तो वो बर्डन आप यहां से ऐसा कुछ समझ सकते हैं, राइट। तो बर्डन क्या होता है, जो ये देख रहे हैं ये बर्डन है, फ्री फेस से ब्लास्ट होल की दूरी। जैसे अगर यहां ड्रिल कर दूं मैं, तो ये इसका फ्री फेस हुआ, तो ये हिस्सा कहला जाएगा आपका बर्डन, ये हिस्सा कहला जाएगा बर्डन, ये हिस्सा कहला जाएगा बर्डन, राइट। इसके बाद ये आपका जो अगला होल है, इसके बीच का भी हो जाएगा। अब मैं इस बर्डन को मिटा देता हूं, ठीक है, आपके वो करने के लिए, ताकि आप समझ सकें। ये कुछ होल है आपका, देखो बर्डन आपका ये था, राइट। बट होल से होल के बीच की दूरी क्या होगी, स्पेसिंग, ठीक है। दिस इज योर स्पेसिंग, स्पेसिंग ऑफ स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन टू होल इन ए रो, ठीक है, एक ही रो के अंदर, ये हो गया आपका स्पेसिंग, राइट।
और ये हो गया बर्डन, यहाँ पे हो गया बर्डन। तो अगर फ्री फेस से हम डिस्टेंस लेते हैं तो बर्डन कहलाता है, और नेक्स्ट रो में के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे तो बर्डन है। बट एक ही होल में के बीच में, दो होल के बीच के डिस्टेंस आपका कहलाएगा क्या? स्पेसिंग। अब एक दूसरा फंडा आता है, मैं आपको बहुत क्लियर इसको समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग देखेंगे, चलो ठीक है अभी हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो बर्डन हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? जनरली ये थंब रूल है, हार्ड सेट, अगर हार्ड स्टोन है, ठीक है, तो होल के डाया का 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीडियम हार्ड है तो 40, और सॉफ्ट है तो 45। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मान लो अगर होल का डाया है मेरा, मैं ये कंसिडर कर रहा हूं ना 200 mm का है, मानो मैं ये सपोज कर रहा हूं, सपोज, तो हार्ड के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 से। अगर मीडियम सॉफ्ट है तो इसको कर दीजिए 40 से मल्टीप्लाई। ठीक, एक काम करता हूँ, मैं इसको 100 mm ले लेता हूँ, आपको कैलकुलेशन पे आसानी आएगा। और अगर सॉफ्ट है तो 100 इंटू 45, तो ये कितना हो जाएगा? 3500 mm, ये 4000 mm, और ये हो जाएगा 450 mm। इसको मैं अप्रोक्सीमेट क्या बोल सकता हूँ? मैं इसको बोल सकता हूँ 3.5 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4.5 मीटर, राइट। तो इस तरह से आप लोग बर्डन डिसाइड कर सकते हैं, ये एक थंब रूल है। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोग किसी भी तरीके से करिएगा, इसका एक साइंटिफिक स्टडी होता है, ठीक है। उसके बाद अब वहां पे देखते हैं कि कैसा रिलेशन आ रहा है, कैसे ब्लास्टिंग आ रहा है, तब ये किया जाता है। बट ये एक थंब रूल है कि इस तरह से आप कर सकते हैं, तो कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीजें, ठीक है। अब आ गया यहाँ स्पेसिंग। स्पेसिंग हमने देख लिया था कि सेम रो के दो होल के बीच का डिस्टेंस कहलाता है स्पेसिंग। जैसे मान लो फ्री फेस अब इधर साइड है, ठीक है, तो मैं ऐसा ले रहा हूं, ये फ्री फेस अगर इधर है, फ्री फेस इधर है, तो ये लाइन कहलाएगा आपका बर्डन, ठीक है। ये बर्डन, ये बर्डन, ये बर्डन, ये बर्डन, एक होल यहां है, ठीक है। और इन दो होल के बीच की दूरी कहलाएगी स्पेसिंग। एक ही रो में दो होल के बीच की दूरी कहलाती है स्पेसिंग। ये क्लियर हुआ? अब आप देखेंगे कि स्पेसिंग किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे? बर्डन से। तो बर्डन से स्पेसिंग हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आएगा, सर बर्डन से स्पेसिंग ज्यादा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो देखो हार्ड स्टोन पे क्या होगा, बर्डन और स्पेसिंग लगभग बराबर रहेगा, मीडियम हार्ड में थोड़ा ज्यादा रहेगा, सॉफ्ट में थोड़ा और ज्यादा रहेगा। तो अब इसका कारण क्या है, ये देखिएगा, ठीक है। देखो मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाह रहा हूं, राइट। तो देखते हैं, ये फ्री फेस है, ओके। ये होल है मेरे, आई होप आपको दिख रहा होगा। जब ये होल ब्लास्ट होगा तो ये कुछ इस तरह से आर्क बनाता है, ये कुछ इस तरह से ब्लास्ट करेगा, राइट। इसके बाद ओके, ये कुछ इस तरह से ब्लास्ट करेगा, फिर ये होल होगा, ठीक है। तो ये हुआ, बट जब यहां का उसको ब्लास्टिंग लेना है इस पोर्शन को, तो देखो इधर कुछ आगे लेगा, मान लो ये 2 मीटर इधर लिया, 2 मीटर ये इधर ले रहा है, राइट। आप आगे पीछे का देखिएगा सिर्फ बर्डन का। बट जब यहां पे ब्लास्ट होगा तो ये होल कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, इस एरिया को दो होल मिलके ब्लास्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका, यहाँ तो एनर्जी आपकी चले जाती है हवा पे, तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होता है, ये भी दो होल ब्लास्ट करेगा, राइट। यहाँ से ये दो करेगा, ये भी दो करेगा, इसलिए ये जो बर्डन होता है आपका, ये ज्यादा होता है। ये क्लियर हुआ? ये जो बर्डन है, देखो ये सामने वाला तो है, ये इसको ब्रेक कर दिया, बट अब इस होल को ही ये पूरा पीछे फेंकना है। पीछे होल के ज्यादा बैक साइड पे ज्यादा असर उतना नहीं रहता है, रहता है बट लिमिटेड रहता है, ठीक है। बट उसके कंपैरिजन पे ये पाया गया
कि ये वाले हिस्से पे ज्यादा ब्रेक होता है, क्योंकि ये तो फ्री फेस हो गया, एक्सप्लोसिव एनर्जी आपकी चले गई, बट एक्सप्लोसिव एनर्जी जो वेव यहाँ जा रहा है वो इस साइड पे ज्यादा करता है। इसीलिए हम लोग बर्डन को, स्पेसिंग को बर्डन से ज्यादा रखते हैं, क्योंकि दो होल जो है, ये जो होल है, तो ये दोनों का ताकत यहाँ लग रहा है ब्रेक करने में, राइट। जैसे मान लो ये 2 मीटर का डाया करता है, तो आपको 2 मीटर 2 मीटर, हम लोग 4 मीटर स्पेसिंग रखे हैं, तो ये 2 होगा। बट यही है कि आपका जो ये इस साइड डायरेक्शन पे है, यहाँ तो देखो क्या होता है, यहाँ फ्री फेस होता है, तो यहाँ सारे एक्सप्लोसिव एनर्जी चले जाती है, बट यहाँ पे तो एक्सप्लोसिव नहीं है ना, तो यहाँ पे हमको ज्यादा ब्रेक करना है, इसलिए आपका स्पेसिंग बर्डन से ज्यादा होता है, राइट, ताकि हम लोग एक्सप्लोसिव का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। तो सिंपल सा है, बर्डन हार्ड स्टोन पे 1 होगा, जैसे मान लो बर्डन 5 है, तो हार्ड स्टोन पे 5 5 दोनों बराबर रहेंगे, इस पे तो 5 इंटू 1.5 हो जाएगा स्पेसिंग। बर्डन अगर 5 है तो, होल है या सॉफ्ट स्ट्राटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 1.5, अप्रॉक्स आप 7.5 कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ब्लास्टिंग का पैरामीटर स्पेसिंग बर्डन डिसाइड करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ब्लास्टिंग पे हम लोगों को पैरामीटर रहता है कि किस तरह से ड्रिलिंग पैटर्न बनाना है, राइट। तो ड्रिलिंग पैटर्न दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया आपका ग्रिड पैटर्न और दूसरा हो गया स्टैगर्ड पैटर्न। ओके, तो ग्रिड पैटर्न क्या कहलाता है, आपको एक सिंपल सा बता दूं, ये एक होल है, होल के पीछे होल, ग्रिड मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर वाला बनाते हैं ना, तो वही होल है, जाली नुमा बनता है। तो ये मान लो आपका होल फ्री फेस है, तो ये आपका बन गया, या इसको मैं हटा दूं, यहाँ अच्छा दिखेगा ये, तो ये आपका हो गया ग्रिड पैटर्न। जस्ट होल के पीछे दूसरा होल, होल के पीछे दूसरा होल, होल के पीछे दूसरा होल, तो ये हो गया आपका ग्रिड पैटर्न। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। इसके बाद अगर आप यहाँ पे पहला होल कर दिए, अब ये दो होल के बीच एक होल डालो, इन दोनों होल के बीच एक होल डालो, इन दोनों होल के बीच एक होल डालो, ठीक है। अब फिर इस दोनों के बीच ये एक ऐसा होल, फिर ये एक होल, क्लियर हुआ। मतलब नेक्स्ट रो का जो होल है दोनों के बीच होगा, जैसे इन दोनों के बीच ये होल हुआ, ठीक है, इस होल और इस होल के बीच ये होल है, तो इस होल और इस होल के बीच ये होल है। अगला कैसा होगा, कुछ ऐसा। तो ये स्टैगर्ड है, मतलब दो होल के बीच नेक्स्ट होल होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका हो गया स्टैगर्ड पैटर्न, क्लियर हो गया। तो देखो, ग्रिड को क्या करते हैं हम लोग, इसको जनरली कोल के ब्लास्टिंग में करते हैं, और सॉफ्ट स्ट्राटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो स्टैगर्ड है, ये मीडियम एंड हार्ड स्ट्राटा पे स्टैगर्ड पैटर्न। फिर से देखिएगा, स्टैगर्ड पैटर्न बनाना तो कैसा बनाना होगा, दो होल के बीच एक होल, अब इन दोनों के बीच एक होल बनाओ, इन दोनों के बीच एक होल बनाओ, ठीक है। अब यहाँ एक होल बना दो इस तरह से, ताकि आपका पूरा यूटिलाइज हो। अब इन दोनों होल के बीच एक बना दो, आप चाहो तो यहाँ भी ऐसा बना सकते हो, कैसा भी बना लो, डिपेंड करता है आपका लेंथ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रिड पैटर्न, स्टैगर्ड पैटर्न, ये ड्रिलिंग का पैटर्न है ये। अब नेक्स्ट है आपका सब ग्रिड ड्रिलिंग, ठीक है। तो हम लोग प्रोडक्शन में भी कैलकुलेट किए थे कि सब ग्रिड ड्रिलिंग क्या होता है। देखो, ये मेरा होल है, ठीक है, ये मेरा बेंच हाइट है, दिस इज माय बेंच हाइट। जब यहाँ एक्सप्लोजिव हम लोग रखते हैं, ठीक है, इसको चार्ज करते हैं, यहाँ चार्ज करते हैं, तो जो एक्सप्लोजिव यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो एक्सप्लोजिव है यहाँ पे, राइट, तो ये एक्सप्लोजिव क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या है, हार्ड है, इधर पे क्या है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि दिस जोन इज, सॉरी फिर से मैं इसे बनाता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लोजिव है, ये स्टेमिंग हाइट है,
स्टेमिंग मतलब हम लोग ड्रिल कट्स को वहीं पे डाल दिए एक्सप्लोसिव के ऊपर। तो जब ये एक्सप्लोसिव यहाँ पे ब्लास्ट होता है तो ये हिस्सा नीचे क्या होगा, हार्ड होगा। ये क्या है, सॉफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनब्लास्टेड मटेरियल मौजूद है, स्टेमिंग है, राइट। यहाँ से ये एक्सप्लोसिव हो गया आपका। तो हर एनर्जी क्या होती है, एक सस्ता रास्ता देखती है, ठीक है। तो सारा एक्सप्लोसिव का एनर्जी यहाँ से ऐसा निकल जाता है या इधर साइड चला जाता है। वो जनरली ज्यादा नीचे की ओर नहीं कर पाता, ब्लास्ट नहीं कर पाता। और दूसरा, मैं आपको बताया था, याद करिए, क्रिटिकल डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो कई बार क्या होता है, डेप्थ जब होल ज्यादा डेप्थ का हो जाता है तो हम लोग क्या कर पाते हैं, हमको नीचे वो ब्रेक नहीं कर पाता अच्छे से एक्सप्लोजिव का, क्योंकि वो क्रिटिकल डेंसिटी अटेंड कर लेता है। तो जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये कुछ जो आप देख रहे हैं, ये मान लो ये 10 मीटर है, तो ये कुछ ऐसा ब्रेक ऐसा हो जाता है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये होना था इसको यहाँ पे, बट ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो जो मशीन आप यहाँ चला रहे हैं, तो यहाँ क्या बन गया, ये टो का फॉर्मेशन हो गया, मतलब उबड़ खाबड़ हो जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। वो पैरेलल नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता है वो वहां पे, ठीक। तो टो का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए क्या किया जाता है कि जब हम लोग जनरली पाया गया कि इतने में ये एक टो बना दे रहा है, मतलब 10 मीटर था तो ये सिर्फ ये 9 मीटर तक ही ब्रेक कर पा रहा है। तो क्या किया गया, जैसे ये होल है, पहले 10 मीटर ड्रिलिंग कर रहे थे, तो हम 1 मीटर एक्स्ट्रा ड्रिल कर देते, मतलब होल का 10th%, होल के लेंथ का 10th% ऑफ होल लेंथ, या बेंच हाइट, बेंच हाइट, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कर दिए, जैसे 10 था, ये 1 हो गया। तो क्या होगा, अब यहाँ जब ब्लास्टिंग होगा तो वो कैसे ब्लास्टिंग होगा, ये 10 मीटर के लेवल पे आएगा। क्लियर हुआ। बेसिक क्या होता है कि नीचे आपका हार्ड स्ट्राटा है जहाँ बारूद है, बेंच के फ्लोर पे, ऊपर क्या है, क्रैक्स डेवलप हो चुके रहते हैं, आप स्टेमिंग मटेरियल रखे रहते, तो वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू हार्ड स्ट्राटा के नीचे वाले के। तो एक्सप्लोसिव एनर्जी क्या है, एक सस्ता रास्ता दिखती है, तो उसके कंपैरिजन में सब सॉफ्ट है, सारा एक्सप्लोसिव एनर्जी ऊपर की ओर चला जाता है, नीचे ढंग से ब्रेक नहीं हो पाता है। साथ ही साथ में क्रिटिकल डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था कि उसके ऊपर वेट रहता है, वाटर कॉलम रहता है, तो वो अटेंड नहीं कर पाता है उतने अच्छे से, ब्लास्टिंग नहीं हो पाती वहां पे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट वहां पे नीचे वाले पे होगा। तो दैट्स वाई, या मकक हुआ, स्लस हुआ, स्लरी है, एकदम कीचड़ है, तो वहां ज्यादा ब्लास्ट नहीं हो पाता। तो हम लोग को सबग्रेड ड्रिलिंग करना पड़ता है ताकि टो ना बने। देखो, अगर आपका बेंच हाइट ऐसा है पर टो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, आपका बेंच हाइट था ये 10 मीटर, बट यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपका बेंच प्रोफाइल बन गया है, तो क्या इसमें मशीन चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो ये जो देख रहे हैं ये टो है, इसीलिए हम लोग सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ बूस्टर। जैसे ये ड्रिल होल है, ठीक है, हमने इस पे एक्सप्लोजिव डाल दिया, ये मैंने स्टेमिंग कर दिया, राइट, और यहां पे है आपका एक्सप्लोजिव, ओके। तो एक्सप्लोजिव को मान लो मैं यहां पे डाला हूं एसएमई और एसएमएस, हम लोगों ने पढ़ा है ये साइट मिक्स्ड इमल्सन है, साइट मिक्स्ड स्लरी है। तो हम लोग बूस्टर रखेंगे, तो बूस्टर कहाँ रखना चाहिए, जनरली बूस्टर को बॉटम पे रखते हैं, ठीक है, बॉटम पे, सबसे बॉटम में। बट अगर जनरली क्या होता है कि आपको यहाँ रखना है, बट बॉटम में क्या होता है, जब आप होल माइनिंग सरफेस में करेंगे तो ये पूरा पानी से भरा होता है, यहाँ कीचड़ होता है जनरली, ठीक है, वाटर आ जाता है जब आप 15-15 20-20 मीटर होल के ड्रिल करेंगे। तो क्या कर दिया जाता है, बॉटम से 1.5 मीटर ऊपर, 1 से 1.5 मीटर, ये देख रहे हैं ना, 1 to 1.5 मीटर, यहाँ पे बूस्टर को टांग दिया जाता है, इसका डिस्टेंस है 1 to 1.5 मीटर, ठीक है। ये कब करते हैं, जब मक होगा, वाटर होगा,
स्लस होगा, ठीक है। ये आपका बूस्टर है। तो कुछ इस तरह से आपका डिजाइन किया जाता है। अब एक्सप्लोसिव, तो एक्सप्लोसिव देखो, ये थंब रूल है कि भाई आपको इतना देना है, इतना देना है, इतना देना है, राइट। और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन प्रोडक्शन का, बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू होल डेप्थ, ठीक है, बी इंटू एस इंटू लेंथ ऑफ होल, ठीक। अब इस पे देख लेना है कि कौन सा सब ग्रेड ड्रिलिंग वाला है, नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट बता चुका है, मल्टीप्लाई कर दो स्पेसिफिक ग्रेविटी से। होल डेप्थ आपको पता है कि सब ग्रेड ड्रिलिंग को माइनस कर दिया जाता है, राइट। पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा पूछा है, हम लोग से क्वेश्चन बना चुके हैं। तो ये जनरली ऐसा होता है कि इतना एक्सप्लोसिव लगता है, बट ये सबसे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आपके फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है, कि आपको फ्रेगमेंटेशन कैसा चाहिए। तो आप होल पे बारूद डालते हैं और देखते हैं कि किसमें फ्रेगमेंटेशन आ रहा है, साथ ही साथ में आप देख रहे हैं आपको फ्रेगमेंटेशन ऑप्टिमम चाहिए, आपको पाउडर नहीं कर देना है। पाउडर करेंगे मतलब एक्सप्लोसिव का एक्सेस यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, राइट। और बोल्डर बनेंगे तो आपका मशीन में टीयर एंड वियर होगा, तो बोल्डर भी ना बने, ओके, दोनों ना बने। तो इस तरह से आपका वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोसिव होता है। और एक दूसरा आता है आपका डेक, एक नाम सुनेंगे डेक का। तो क्या होता है डेक चार्जिंग, जैसे मान लो यहां तक हार्ड स्ट्राटा है, जब आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो यहां आपको पता चला सॉफ्ट है, फिर यहाँ हार्ड है या जैसा है, तो क्या किया जाता है कि कुछ इतने में तक बारूद डाला जाएगा, फिर यहाँ पे स्टेमिंग कर देंगे, ठीक है, स्टेमिंग कर देंगे, फिर थोड़ा बारूद डाला जाएगा, फिर यहाँ पे स्टेमिंग कर देंगे। तो आप देख रहे हैं एक्सप्लोजिव को पूरे एरिया पे नहीं डाला गया, क्लियर हुआ, यहाँ पे है एक्सप्लोजिव और यहाँ पे है एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव स्टेमिंग, एक्सप्लोजिव स्टेमिंग, ठीक है। तो इसको कहते हैं डेकिंग, मतलब कंटिन्यूस आप एक्सप्लोसिव को नहीं डाल रहे हैं। ये क्या होता है कि मान लो सॉफ्ट में भी अगर मैं एक्सप्लोसिव डाल दूंगा तो यहाँ तो चूरा हो जाएगा, तो मेरे को भाई एक्सप्लोसिव का मेरे को पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है अपने मनी का, भाई कॉस्ट इकोनॉमिक होगा, तभी तो मैं सब किस लिए मेहनत कर रहा हूँ, पैसे के लिए। अगर मैं अपने पैसे ही खर्चे करते जा रहा हूँ ज्यादा बारूद डाल डाल के, तो दिक्कत है ना, क्यों मैं पैसे बारूद पे बर्बाद करूँ, मेरा कॉस्ट बढ़ेगा, उसका आपका एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा, राइट। तो अभी हम लोग प्लानिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे ये सारी चीजें। तो इस तरह से आपका ये होता है, ठीक है। डेकिंग मतलब सिंपल सा है, एक्सप्लोजिव फिर स्टेमिंग फिर एक्सप्लोजिव फिर स्टेमिंग, ठीक है। डिपेंड करता है ये किस पे किया जाता है, जहां पे हार्ड एंड सॉफ्ट स्ट्राटा मिलता है, राइट, क्लियर हो गया। अब दूसरा हो गया, मैं यहाँ काट दे रहा हूँ, स्टेमिंग हाइट। जैसे ये एक्सप्लोजिव है, मान लो 10 मीटर है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, 10 मीटर है, तो मान लो हमने क्या कर दिया, 4 मीटर मैंने एक्सप्लोसिव डाल दिया, और यहाँ पे जो मैं स्टेमिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो कटिंग डाल रहा हूँ या सैंड सैंड डाला गया, कटिंग ड्रिल कटिंग है ना, और सैंड, यहाँ पे क्या हो गया, स्टेमिंग हो गया, इसको कहते हैं स्टेमिंग, यहाँ पे हो गया एक्सप्लोसिव, राइट। तो ये स्टेमिंग लेंथ कितना होना चाहिए, तो सबसे पहला फंडा स्टेमिंग क्यों किया गया, ये समझिए। स्टेमिंग इसलिए किया गया कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालता, होल में सीधे बारूद डाल के ब्लास्ट कर दूंगा, ठीक है, तो सारा हो बारूद आपका बाहर निकल जाएगा, क्लियर हुआ, यहाँ पे ब्लास्ट होगा ही नहीं, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, स्टेमिंग कर दी, यहाँ पे मटेरियल डाल दिए, तो ये कितना होना चाहिए, तो देखो एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है होल है आपका यहाँ ना, ये बर्डन है 4 मीटर, ठीक। तो जैसे मान लो ये था मेरा 6 मीटर, और इसको मैं कर देता हूँ 8 मीटर, यहाँ कर देता हूँ 2 मीटर, ठीक है। तो जब ये इसको मैं एक्सप्लोड करूंगा,
तो इसको ये 4 मीटर मटेरियल फेंकना है एक्सप्लोजिव एनर्जी को, और यहां से एक्सप्लोजिव को सिर्फ 2 मीटर कवर करना है। इधर पे कितना 4 मीटर बर्डन आपका, और इधर पे स्टेमिंग कितना 2 मीटर। तो कहां से एक्सप्लोजिव एनर्जी स्किप हो जाएगा भाई, 2 मीटर पे ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको ना, तो वो 4 मीटर पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, सॉरी, तो वो 2 मीटर की साइड से चला जाएगा, और 2 मीटर के कारण यहाँ पे आपका फ्लाई रॉक जैसा समस्या होगा। अब फ्लाई रॉक क्या होता है, जब ब्लास्टिंग करते हैं ना हम लोग, तो ब्लास्टिंग करने से आपका जो बोल्डर्स होता है वो एकदम दूर दूर हवा में उड़ता है, पत्थर, ठीक है, और जाके किसी गांव वाले को या कहीं पे या हमारे मशीनरी पे या कहीं पे भी वो पत्थर जो ब्लास्टिंग के कारण प्रोजेक्टाइल इफेक्ट होता है उसके कारण वो जाके किसी को भी हिट कर सकता है, वो डेंजरस है, दैट आर न्यूसेंस ऑफ ब्लास्टिंग, राइट। तो ये आपका स्टेमिंग हाइट होता है। तो यहाँ जान लीजिए कि स्टेमिंग हाइट या तो इक्वल होगा या मोर देन बर्डन डिस्टेंस होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्लाई रॉक कराता है और फ्रेगमेंट भी नहीं होगा, सारा एक्सप्लोसिव एनर्जी आपका यहीं से रिलीज होगी एक्सप्लोसिव एनर्जी, तो यहाँ तो ब्लास्ट होगा ही नहीं, फ्रेगमेंटेशन होगा नहीं, एक्सप्लोसिव एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिले इंटरवल, कि डिले इंटरवल किस तरह से डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका होल है, तो इसको ये मटेरियल मूव करना है, ठीक है, तो जब ये ब्लास्ट होगा मान लो सपोज एक साथ, तो ऐसा ऑप्टिमम डिले डालना है कि जब ये ब्लास्ट होके उड़ा तो ये हवा पे ही रहे, और ये ब्लास्ट हो और ये उड़े तो दोनों एक दूसरे कोलाइड हो, ठीक है, जैसे फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों कोलाइड हो और उसके वजह से क्या हो, फ्रेगमेंटेशन हो। तो ये तो बात का है, फ्रेगमेंटेशन मतलब अच्छा फ्रेगमेंटेशन मिले, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब मैं इसको ब्लास्ट कर दूं, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे को सेकेंड रो के लिए जब फर्स्ट रो का ब्लास्ट हो जाए तो सेकेंड रो के लिए फ्री फेस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, फ्री फेस, क्योंकि अगर मान लो जब फर्स्ट रो ही ब्लास्ट नहीं हो पाया, सेकेंड का डिले में जल्दी कर दिया, तो इसको तो फ्री फेस मिलेगा ही नहीं, तो इसमें क्या ब्लास्टिंग होगी क्या, ये कहाँ जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो फ्लाई रॉक वगैरह होगा, क्योंकि सामने तो जा नहीं सकता, इधर भी पैक है इधर भी पैक है, सपोज सामने भी नहीं जा सकता क्योंकि सामने वाला रो उड़ा नहीं है, तो ये कहाँ की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और ये क्या होगा, फ्लाई रॉक। तो ऑप्टिमम देखा जाता है कि कितना ऑप्टिमम आप रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने का लगभग कुछ ऐसा है कि बर्डन वो फिट पे लिया है, एक फिट के लिए 3 ms का होना चाहिए, ये कहता है। तो देखो कैसा होता है जनरली, आप देखो 1 मीटर में कितना होता है, 3 फीट, 3 × 3 आपका 9 मिली सेकेंड, देखा। हम लोग जनरली कितना लेते हैं, 17, 25, 42, 65, 50, 100, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपका 4 मीटर का है, ये थंब रूल बता रहा हूँ, हार्ड स्टोन के लिए ले रहा हूँ, 4 का है तो 4×3 = 12, 12 × 3 = 36, हम लोग 42 मिली सेकेंड का डिले ले सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हार्ड स्टोन के लिए होगा तो उसको बर्डन को फिट को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये हो जाएगा। तो ये हार्ड एंड फास्ट रोल है, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपना ब्लास्ट डिजाइन कर सकते हैं। अब अगला आता है कि इनिशिएशन का पैटर्न, कि इनिशिएशन का पैटर्न किस तरह से होता है, राइट। तो इनिशिएशन का पैटर्न कैसा है आपका, ये देखते हैं। याद करिए हमने बताया था कि पहले तो ड्रिलिंग कर देंगे, तो ये आपका ड्रिल हो गया, राइट। तो हम लोग कैसे ब्लास्ट कर सकते हैं, ये पूरे रो को एक साथ उड़ा सकते हैं, फिर ये पूरे रो को, मान लो यहाँ पे मैं किया तो ये सब एक डीएफ बांध दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया 25 मिलीसेकंड का डिले, और 25 ms का डिले कैसे दिया, यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड रिले लगा दिया, ठीक है, और इनको एक साथ बांध दिया। फिर यहाँ मैं एक होल किया, यहाँ मैंने एक 25 मिलीसेकंड का डिले दे दिया, तो क्या होगा, एक बार में ये पूरा रो फूटेगा, एक बार में
फिर दूसरी बार में, ये तीसरी बार में। इसको जनरली कहाँ करते हैं, सॉफ्ट स्टोन या कोल में। कोल क्योंकि सॉफ्ट स्ट्राटा होता है, तो सॉफ्ट स्ट्राटा पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आ गया आपका वी। तो वी पे क्या होगा, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो ये वी शेप में होता है, राइट। सेंटर से इनिशिएट करते हैं, कहां से, सेंटर से। तो पहले सेंटर वाला हुआ ये 1 नंबर में, फिर ये 2, फिर ये 3, ठीक है, फिर ये 4, ये 5। मतलब पहले अकेला होल जाएगा, फिर 3 होल ब्लास्ट होंगे, फिर 6 होल ब्लास्ट होंगे, देख रहा है ना। यहाँ पे इनको डिले दे देते हैं, यहाँ जैसे 25 मिली सेकेंड का डिले ये हो गया, राइट, ये एक साथ हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 25 मिली सेकेंड का डिले, यहाँ पे 25 मिली सेकेंड का डिले, यहाँ पे दे दिया 25 मिली सेकेंड का डिले, यहाँ पे दे दिए 25 मिली सेकेंड का। तो इस तरह से ये पैटर्न बना दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे वी शेप कितना अच्छा बन रहा है, आपको दिख रहा है, परफेक्ट वी शेप बन रहा है। तो इसको वी पैटर्न बोलते हैं। वी पैटर्न में भी एक होता है एक्सटेंडेड वी पैटर्न, ठीक है। तो जो ये परफेक्ट वी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, परफेक्ट वी, वी बना तो ऐसा बना, ये परफेक्ट है। ये अगर कुछ ऐसा बन जाएगा, फ्लैट हो जाएगा बेस पे, तो ये आपका आ जाता है एक्सटेंडेड वी पे, ठीक है। आगे में देखते हैं, जैसे ये है एक्सटेंडेड वी कट। तो इसको कैसे बनाएंगे, मान लो मैं ऐसा कर दिया, तो पहले इसको उड़ा दिए, फिर हम ऐसा कर दे रहे हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा कर दिए, ये ऐसा, फिर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ बेस पे क्या फ्लैट हो जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड वी कट। अगर फुल फेस वी बनेगा तो वी कट, और अगर फ्लैट आपका बेस हो गया तो क्या कहलाएगा, एक्सटेंडेड वी कट। अब अगला आपका आता है डायगोनल ब्लास्टिंग। तो डायगोनल ब्लास्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लो ये है आपका, इधर पे आपको मिल गया हाई वॉल, मतलब आपका बेंच स्लोप वगैरह है। यहाँ पे क्या है, आपका ब्लास्टेड मटेरियल है, ब्लास्टेड मटेरियल, ओके। आपको फ्री फेस मिल गया इस साइड, फ्री फेस, इधर भी फ्री फेस, ठीक है, इधर भी फ्री फेस, इधर भी। तो हम लोग कॉर्नर से ब्लास्टिंग करते हैं। मान लो ये हमने होल कर लिया, क्लियर हुआ। तो हम एक कॉर्नर से ब्लास्ट करते हैं, पहला होगा 0, ये सबसे पहले इसको ब्लास्ट करेंगे, ये कुछ ऐसा निकल जाएगा, इस ओर थ्रो होगा, ठीक है। जब 2 फ्री फेस मिलता है आपको, तब इसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी कॉर्नर पे। फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ ब्लास्ट किया जाएगा, फिर इसके बाद इन दोनों को ब्लास्ट, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। तो पहले ये, दूसरे ये, तीसरे में ये, चौथा में ये, पांचवा में ये, छठवां में ये। तो इसको कहते हैं डायगोनल ब्लास्टिंग। इसको इकोनॉल पैटर्न भी कहा जाता है, इकोलॉन, ठीक है। डायगोनली फायर्ड हो रहा है जब 2 साइड फ्री फेस मौजूद है। इससे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन बढ़िया होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी, थ्रो भी अच्छा होता है। थ्रो ज्यादा अच्छा होगा तो आपको मशीन को उठाने में बढ़िया सहूलियत होगा, बढ़िया लगा के अच्छा उठाएगा मशीन, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ हो गया इनिशिएशन का पैटर्न। ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर, तो ये दिया हुआ है, तो बोल रहा भाई कि ये कौन सा है, डिले टाइम दे दिया है, ये 25 ms में फूट रहा है, ये 250 में कर जा रहा है, ये 75 में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये फ्री फेस है, देखिए फ्री फेस। अब बोलोगे कि सर आपको पता कैसे चला फ्री फेस कैसा है, तो जो ये डायग्राम देख रहे हो ना, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये डायग्राम कैसा है, देखो ऐसा सीधा सीधा खींच दो, और जिस साइड स्लोप होगा, ऐसा पहले लाइन खींच दो, इधर इधर दोनों साइड, जिस साइड स्लोप होगा उस साइड से आप आधा बना दो। जैसे मान लो स्लोप इधर है, ठीक है, ये कुछ अगर ऐसा है, राइट, तो आप इसको आधा ऐसा बना दो, इसका मतलब स्लोप किस साइड है, इस साइड है, राइट। और अगर आपको लगता है कि स्लोप इस साइड है, तो ऐसा बना दो, इधर ऐसा कर दो,
ये वाले लाइन को हटा दो, यहाँ पे ये वाले लाइन को हटा दो। तो ये समझाता है, मतलब जिस साइड आपका हाफ है उस साइड स्लोप होता है। ठीक है, तो स्लोप है मतलब स्लोप में मतलब फ्री फेस। ठीक है, जब आप लोग ओपन कास्ट में प्लान पढ़ेंगे ना तो आपको तब समझ में आएगा कि मैं ये क्या बता रहा हूँ। आप समझ नहीं पाएंगे कि स्लोप का एंगल किस साइड है, तो यहाँ से देखना है जिस साइड से स्टार्ट हुआ और ये हाफ आया, मतलब जिस साइड हाफ आया हुआ है उसी साइड स्लोप है। राइट, ये छोटा वाला, इसमें छोटा वाला देखो इस साइड है, यहाँ से स्टार्ट होके जिस साइड से स्टार्ट होके जा रहा है उधर साइड पे स्लोप होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं इनिशिएशन दिया, देखो तो ये 4 जीरो हैं एक साथ उड़ेंगे, ये सब डिले दिया हुआ है। इसके बाद 25 वाले को 25 से जोड़ो, 25 वाले को 25 से जोड़ो, जोड़ दिए। फिर इसके बाद 50, 50, 75, 75, 100, 100। देखो ये कैसा हो रहा है, बेस एक्सटेंड हो रहा है, वी टाइप तो है पर ये एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्सटेंडेड वी कट। क्लियर हुआ? अगर ये पर्टिकुलर कुछ इस तरह का ब्लास्टिंग होता तो ये कहलाता वी कट। रो टू रो में क्या होता, ये पूरा एक साथ इनिशिएट होता, ऐसा तो है नहीं। अब बचा इकोलॉन, इकोलॉन में मैंने आपको क्या बताया था, डायगोनल वाला, किनारे से ऐसा जाता। ठीक है, पहले ये जाता फिर ये फिर ये फिर ये। क्लियर हुआ? तो ये हो गया इकोलॉन। तो आपको आंसर मिल गया, इसका आंसर है एक्सटेंडेड वी कट। क्यों? क्योंकि ये ऐसा जाके देखो फ्लैट हो जा रहा है, फ्लैट हो रहा है ना इस तरह से। तो ये हो गया आपका एक्सटेंडेड वी कट। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई आप तो अब ब्लास्टिंग पे एकदम हीरो बन चुके हैं राइट नाउ, मुझे ऐसा फील होता है। ओके, अब ब्लास्टिंग से क्या होता है, न्यूसेंस कुछ क्रिएट होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं कि फ्लाई क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है फ्लाई रॉक। क्या हुआ था, यहाँ पे ये माइंस में ब्लास्टिंग हुई, ये होल थे, यहाँ पे ब्लास्टिंग हुआ। तो यहाँ पे पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे रामलाल खड़ा था। जब ब्लास्टिंग हुआ तो ब्लास्टिंग से जो बोल्डर निकला ये रामलाल को हिट कर गया। ठीक, और ये रामलाल जो है वहीं पे फेटल हो गया, मतलब इसकी डेथ हो गई। तो ये इतना भयानक होता है राइट। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो देखे कि फ्लाई रॉक कहाँ तक हो सकता है राइट। तो देखा गया कि अराउंड 500 मीटर का जो डाया है वहां तक ब्लास्टिंग फ्लाई रॉक गया है ब्लास्टिंग के बाद। तो डीजीएमएस ने क्या किया, 500 मीटर को ब्लास्टिंग जोन से, ब्लास्टिंग एरिया से 500 मीटर के चारों ओर, ठीक है, ये ब्लास्टिंग अगर हो रहा है ब्लास्टिंग एरिया से 500 मीटर के चारों ओर, वो क्या बोल दिया, डेंजर जोन, कि ब्लास्टिंग के समय यहाँ पे कोई व्यक्ति ना हो, और अगर आप यहाँ ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो ब्लास्टिंग क्रू के लिए शेल्टर होगा। क्या होगा? शेल्टर। तो ये तो फ्लाई रॉक का कहानी था। ठीक, अगला देखते हैं कि फ्लाई रॉक क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया कि इम्प्रॉपर बर्डन हो गया या स्पेसिंग इम्प्रॉपर हो गया, स्टेमिंग आपका ठीक नहीं है, डिले ठीक नहीं। डिले में याद है अभी मैंने बताया था कि डिले में अगर दोनों एक पहला रो उड़ के नहीं जा पाया, दूसरा अगर पीछे से आ रहा है और पहला रो अभी हटा नहीं है, तो टकरा के क्या होगा, वो फ्लाई होगा, फ्री फेस नहीं मिल पाएगा। तो स्टेमिंग में आपको पता है कि स्टेमिंग अगर कम है एज कंपेयर टू बर्डन, तो आपका क्या हो जाएगा, वहां से फ्लाई कर जाएगा भाई, जहां उसको कम रास्ता मिलेगा, लो रेजिस्टेंस मिलेगा, तो वहां से जाएगा ना। मैंने बताया था 4 मीटर 2 मीटर वाला किस्सा, कि 4 मीटर का उसको थ्रो करना है एक्सप्लोसिव को 2 मीटर का, तो 2 मीटर साइड से ही पूरा एनर्जी जाएगा राइट। और अगर आपका स्पेसिंग आप पास पास कर दिए तो यहाँ का एक्सप्लोसिव एनर्जी ज्यादा हो गया, तो एक्सप्लोसिव एनर्जी ज्यादा हो गया तो ये एक्सप्लोसिव एनर्जी आपका क्या करेगा, फ्लाई करा देगा रॉक को राइट। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमको क्या करना है, देख लेना है। और देखो इम्प्रॉपर बर्डन भी कैसे होता है। जैसे सपोज मान लो आपका स्लोप कुछ ऐसा है, आपने ड्रिलिंग कर दी कुछ ऐसी, ठीक है, यहाँ पे मैं आपने एक्सप्लोसिव डाल दिया, तो बर्डन तो यहाँ पे ये इसके लिए है, पर बर्डन क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया। आप क्या किए, आप जब यहाँ एक्सप्लोसिव डालेंगे ये तो फ्लाई नहीं होगा,
बट जो ये पास वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, फ्लाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इम्प्रॉपर बर्डन के लिए भी आता है। ठीक है, या आपने ज्यादा होल डाल दिया, कई बार क्या हो देखा गया है कि जैसे ये होल हुआ, ये बर्डन था, ये होल हुआ, तो ये होल में एक क्रैक था। जब हम इसमें एक्सप्लोजिव डाल रहे हैं तो ये क्रैक्स के थ्रू एक्सप्लोजिव यहाँ चला गया। ठीक है, और हमको पता नहीं था। जब ब्लास्टिंग होगा तो ये हैवी ब्लास्टिंग होगा। हाँ, ब्लास्टिंग होगा तो ये ब्लास्टिंग एकदम बहुत ज्यादा हैवी होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ ओवरचार्ज हो गया तो ये सब फ्लाई रॉक होगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, बाकी कहानी दी हुई है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब ब्लास्टिंग के बाद आपका और भी कुछ न्यूसेंस होता है, उसको देखते हैं। मिस फायर, जैसे हमने पढ़ा था अंडरग्राउंड में कि वो ब्लास्ट होता ही नहीं है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट या कुछ भी, या आपका कनेक्शन लूज हो गया तो यहाँ पे भी लूज हो जाता है मिस फायर। ठीक है, सरफेस में आपने कनेक्शन किया ऐसा कुछ, ठीक, यहाँ पे जो ये था, ये जो कनेक्शन ऐसा था ये ऐसा हो गया, हट गया, तो ये क्या होगा, होल ये ब्लास्ट नहीं होगा, होल ब्लास्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ, तो ये क्या करेगा आपका, ये मिसफायर क्रिएट कर देगा। ठीक है, या लाइटनिंग सबसे बड़ा है, मैं आपको बताता हूं, लाइटनिंग अगर हो तो कभी एक्सप्लोजिव के पास नहीं रहना, राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा है। एक बार अंडरग्राउंड की बात बता रहा हूँ, पहले जमाने में क्या होता था, ये लोग एक्सप्लोजिव को सिर पे रख के लाते थे। तो अंडरग्राउंड का एक किस्सा बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि करंट ही मिलेगा, तो अंडरग्राउंड में देखते हैं आप लोग, केबल्स जाती है 33 केवी की, 11 केवी की केबल, तो केबल को टच करेंगे तो ही करंट आएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर केबल कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जा रहा है तो उसके चारों ओर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो एक मजदूर था, वो अपने सिर में टोकनी, जो आपका वो होता है ना, एक कैरिज होता है बम्बू का, गांव पे जो बनाया जाता है या जनरली इस्तेमाल करते हैं अपने रूरल एरिया पे, टोकनी कहा जाता है उसको, बम्बू का होता है, तो उससे वो ले जा रहा था। अब जैसे ही वो हाई टेंशन करंट वाले वायर के पास गया तो चार्ज हो गया, वो डेटोनेटर इनिशिएट हो गए। क्लियर हुआ, और वो आदमी वहीं खत्म हो गया, एक्सप्लोड हो गया, वो उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। तो जो भी है, आपका लाइटनिंग के समय आपको कभी एक्सप्लोसिव हैंडल नहीं करना है। रिसेंटली में एमसीएल में ये केस हुआ है, ये होल चार्ज रखे हुए थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का कनेक्शन किया, राइट, महानदी कोलफील्ड में लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ, ये पूरा पैच उड़ गया। किस्मत थी कि ब्लास्टिंग के समय पे ब्लास्टिंग क्रू मेंबर बाहर था, थोड़ा दूर था, तो ज्यादा उनको नहीं हुआ, नहीं तो हो सक क्या होता क्या जाने। और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर का सबसे बढ़िया ये है कि ये फ्लाई भी नहीं करता, वाइब्रेशन भी नहीं करता, इसलिए है, राइट। अगर ये ईडेट वीडेट का होता तो लोग तो तबाह हो गए होते, सॉरी फ्यूज का होता तो। ठीक है, अब अगला आता है एयर ब्लास्ट। तो देखिए इधर मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा घर है, ये मैं ब्लास्ट किया, ठीक है, जब मैं ब्लास्ट करूंगा यहाँ पे पूरा खाली है, ये मेरा, यहाँ पे मेरा ये होम स्वीट होम है, या हमारा किसी रामलाल का घर है। ठीक है, जब ये ब्लास्ट होगा तो ये पूरा मटेरियल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, थ्रो होगा। यहाँ पे जो एयर, जितनी भी एयर है, जब ये थ्रो होगा तो ये एयर कहाँ होगा, ये मूव होगा आगे की ओर हाई स्पीड से। ठीक है, हाई स्पीड से जब मूव होगा तो यहाँ पे जो भी घर पे खिड़की विड़की होगा ना, ये सबको तोड़ डालेगा, तो ये कहलाता है एयर ब्लास्ट, राइट। आपको समझ में आया, जब ब्लास्ट होता है तो एयर कॉलम डिस्प्लेस होता है और वो हाई वेलोसिटी से जाता है, यही होता है आपका एयर ब्लास्ट। ये एयर पॉल्यूशन को भी एड करता है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन कहना बेहतर होगा। ठीक है, 90 डीबी से ज्यादा एयर ब्लास्ट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ये क्या होता है, साइकोलॉजी करता है। अगर आप जब ब्लास्ट रहेंगे गांव के पास आप करेंगे तो आवाज ज्यादा आएगा ना, तो गांव वाले डरेंगे, उनको नहीं पता कि वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट वो बोले आवाज बहुत किया मतलब वाइब्रेशन हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तो ये साइकोलॉजी भी करता है,
ये क्या हो सकता है आपका, विंडो विंडो ब्रेक कर सकता है, इसके कारण किसी को चोट आ सकती है। तो आपको ब्लास्टिंग करना है तो ध्यान देना है। देखो जैसे मान लो ये आपका बेंच बेंच है, ठीक है, आप यहाँ ऐसा ब्लास्ट कर रहे हैं, आपने ऐसा होल कर दिया। एक इस साइड आपका क्या है, इस साइड है आपका विलेज, आपको फ्री फेस इधर है, फ्री फेस इधर है। अगर आप इस साइड थ्रो करेंगे तो विलेज में एयर ब्लास्ट जाएगा, राइट। तो क्या कर लीजिए, जब आप ब्लास्ट करते हैं तो इधर साइड थ्रो कर दीजिए, तो एयर यहाँ का डिस्प्लेस होगा तो गांव वालों के पास ज्यादा जाएगा, इधर कर दोगे तो वो लोग बच जाएंगे। तो इस तरह से आप पैटर्न अपना डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोग ब्लास्टिंग से प्रॉपर डिजाइन करके एयर ब्लास्ट से बचा जा सकता है, राइट। अब अगला आता है आपका सेकेंडरी ब्लास्टिंग। तो ब्लास्टिंग के बाद क्या होता है, बड़े बड़े बोल्डर बन जाते हैं ऐसे, ठीक है ऐसे। अब ये बोल्डर क्या होता है, आपका मशीन हैंडल नहीं कर पाता, आपका सॉवेल का बकेट उठा नहीं पाता, इसको क्रश भी नहीं कर सकते, लोड भी नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, तीन तरह से तो इनको ब्रेक कर दिया जाता है, राइट। तो तीन ब्लास्टिंग होता है, पॉप, प्लास्टर, स्नेक। तो पॉप में क्या होता है, कहीं से भी ड्रिल लाएंगे, छोटा सा ड्रिल होल, ड्रिल मशीन लाएंगे, इसके बीच में ऐसा ड्रिल करेंगे, ओके, इसके बीच में ऐसा ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद इस पे कार्टिज वाला एक्सप्लोजिव या जैसा भी एक्सप्लोजिव आपके पास अवेलेबल है, कार्टिज फॉर्म में डाल देंगे। यहाँ पे ईडी, डेटोनेटर, जो भी आपको डालना है फ्यूज से ईडी लगा के ब्लास्ट कर देंगे, और ये जो आपका है ये सब छोटे छोटे पीस में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी ब्लास्टिंग है, मतलब एक बार ब्लास्टिंग कर दिए फिर भी बोल्डर फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद करना। और ये सबसे डेंजरस है, जब आप सेकेंडरी ब्लास्टिंग करते हैं तो आपको फ्लाई रॉक बहुत मिलता है, हद से ज्यादा। इसमें तो तबाह हो जाते हैं लोग बाग। तो ये करना कोशिश कि आपको सेकेंडरी ब्लास्टिंग कभी करने की जरूरत ही ना पड़े। भगवान से खैर मनाइएगा जब ऐसे ब्लास्टिंग ऑफिसर आप रहेंगे कि आपको कभी भी सेकेंडरी ब्लास्टिंग नहीं करनी पड़े। मैं खुद एक ब्लास्टिंग ऑफिसर हूँ राइट नाउ, तो मैं ये सब चीज से बहुत अवॉइड करता हूँ। और जनरली हम लोग की ब्लास्टिंग बहुत प्रॉपर होती है, मैंने आप लोगों को दिखाया है, राइट। हम लोग को कभी सेकेंडरी ब्लास्टिंग हम लोग आज तक अपने जीवन में नहीं किए, क्योंकि हम लोग अपने बेस्ट ड्रिलिंग मेथड यूज करते हैं, ऑप्टिमम काम करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक घटना बताता हूँ, आपको पता है सिंगरैनी, SCCL बोलते हैं, जो आंध्रा में एक वो है, वहां पे लोग सेकेंडरी ब्लास्टिंग के लिए जा रहे थे। ये लोग होल किए बोल्डर पे, ठीक है, और मजदूर लोग थे, वो लोग रखे हुए थे क्या, अपने ऐसे कंधे पे, मजदूर लोग अपने कंधे पे ऐसे 4-5 मजदूर लोग एक्सप्लोसिव का पाइप रखा था इसमें डालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं, ये आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखो गेट आप क्वालिफाई कर लेंगे बट जिंदगी भी तो बचाना है ना हमको। तो ये थोड़ा सा तिरछा होल किए थे वो लोग, ठीक है। बोल्डर, ये बोल्डर है और ये एक्सप्लोसिव का पाइप है। जब ये लोग आए तो तिरछा होल था, तो इस वजह से जो डेटोनेटर था वो यही था, ठीक है। डेटोनेटर पूरा जा नहीं पाया, डेटोनेटर कुछ होल के होल के आधे में ही यहाँ फंसा हुआ था। जब ये एक्सप्लोजिव डाला गया SME का पंप से, स्लरी से, तो ये एक्सप्लोजिव जो डेटोनेटर था ये हाई स्पीड से आया, ठीक है, किसके, इसके फ्लो के कारण, और यहाँ पे स्ट्राइक किया। याद करो मैंने आपको बताया था डेटोनेटर के लिए जरूरी नहीं है कि वो उसको इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए, वो इम्पैक्ट से भी ब्लास्ट हो सकता है, इनिशिएट हो सकता है। तो जब ये एक्सप्लोजिव्स पे डाला गया तो उसके बाद ये डेटोनेटर क्या हुआ, हाई स्पीड अटेंड किया और नीचे हार्ड सरफेस था उसमें टकरा गया, तो इम्पैक्ट के कारण ये ब्लास्ट हो गया। और जो ये मजदूर लोग थे 4-5-6 जो एक्सप्लोजिव डाल रहे थे, पंप करने का काम कर रहे थे, ऑन द स्पॉट 5 पीपल को डेथ हो गया। क्लियर हुआ। तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग कितना भयानक है, इस पे एक DGMS सर्कुलर भी आया हुआ है, ठीक है, चाहें तो उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ये ब्लास्टिंग मेरे को बताने का उद्देश्य यही है, मैं इतना डिटेल पे क्यों लेके चल रहा हूँ कि गेट क्वालिफाई करना, कोल इंडिया में ज्वाइन करना वो अलग बात है, बट एक बेस्ट माइनिंग इंजीनियर आपको बनना है। सो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कहानी लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है पॉप शूटिंग, ठीक। अगला आता है प्लास्टर शूटिंग, ठीक है।
तो ये कहानी बहुत सारी है प्लास्टर शूटिंग। अब देखो इस पे सबसे दिक्कत क्या होगा कि जब आप बोल्डर कर रहे हैं तो अब इसके लिए एक स्पेशल से छोटा ड्रिल मशीन लेके आओ, ठीक है, उसके लिए कनेक्शन लाओ। अब इसमें ड्रिल मशीन प्लेस करते बनेगा कि नहीं, मतलब बहुत सारी दिक्कत है, कार्टिज वगैरह का दिक्कत होगा, बहुत सारा दिक्कत होता पॉप शूटिंग में। तो इसके बाद गया प्लास्टर शूटिंग में। तो प्लास्टर शूटिंग में आपको यही बता दे रहा हूं, ठीक है। प्लास्टर शूटिंग में क्या किया गया, ये आपका एक्सप्लोजिव था, ओके, आपको दिख रहा है, ये बोल्डर है, सॉरी ये आपका बोल्डर है, दिस इज बोल्डर। क्या किया गया, यहाँ पे एक्सप्लोजिव रखा गया, ठीक, और ये मिट्टी से इसको कवर कर दिया गया, क्ले, मड, सीमेंट, ठीक है। इस पे ड्रिलिंग नहीं किया गया, ड्रिल नहीं किया गया, ठीक, ड्रिल क्या नहीं किया गया, नहीं किया गया, ड्रिल नहीं किया गया, इसको बस कर दिया गया। तो इसको क्या कह दिए हम लोग, प्लास्टरिंग करना। प्लास्टर तो यही होता है ना, चिपका देना। और इसको एक्सप्लोडर के साथ इनिशिएट कर दिए। तो जो एक्सप्लोजिव इनिशिएट होगा तो उसके शॉक से ये रॉक ब्रेक हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ब्लास्टिंग, सेकेंडरी ब्लास्टिंग। पर इसका सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है आपका प्लास्टर शूटिंग का, ये प्लास्टर शूटिंग का सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है, इसमें एयर ब्लास्ट बेहद होगा, ठीक है, एयर ब्लास्ट हद से ज्यादा होगा। बट इसमें सबसे सरलता ये है, ये टाइम टेकिंग नहीं है, ये टाइम नहीं लेता, टाइम टेकिंग नहीं है। पॉप शूटिंग टाइम टेकिंग है, ठीक है, ड्रिल मशीन नहीं चाहिए, राइट, इसमें ड्रिल मशीन चाहिए पॉप शूटिंग में। ये प्लास्टर शूटिंग की बात कर रहा हूं मैं, कि प्लास्टर बना के चिपका दिए, ब्लास्ट कर दिए, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है आपका स्नेक होल ब्लास्टिंग। हमने पहले में क्या किया, होल किया, तो ये हो गया पॉप, ये ऐसा करके हमने यहाँ पे एक्सप्लोजिव रख दिया, ये हो गया प्लास्टर। अब देखो आप लोग स्नेक का होल देखें कैसा होता है, वो ऐसा ही बड़े से चीज पे एक छोटा सा होल बना लेता है ना, यहाँ पे ऐसा टाइप से कुछ होल बना ले, जैसे ये है आपका, तो यहाँ पे स्नेक ऐसा होल बना लेता है ना, ये बोल्डर है मानो, तो ये होल बना लेता, तो वैसे ही कुछ हम भी करते हैं, नीचे साइड थोड़ा सा होल भी नहीं किया जाता, बोल्डर के नीचे, बोल्डर के नीचे यहाँ पे एक्सप्लोजिव को प्लेस कर दिया जाता है, एक्सप्लोजिव, ठीक है, यहाँ पे जब ब्लास्टिंग होगी, यहाँ पे एक्सप्लोजिव डाल दिया गया, यहाँ से इसको इनिशिएट कर दिए, ठीक, जब ब्लास्टिंग होगा तो ये शॉक से पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा फ्लाई रॉक होता है, ठीक है, क्योंकि पूरा एक्सप्लोजिव एनर्जी इसको पूरा थ्रो करता है। तो एक्सप्लोजिव भी आपको ऑप्टिमम रखना है, ऑप्टिमम ब्लास्टिंग रखना है, ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें फ्लाई बहुत ज्यादा होगा क्योंकि एक्सप्लोजिव की एनर्जी एस्केप होगा और इसको छोटे छोटे टुकड़े करके बहुत दूर तक ले जाएगा। तो मैं तो आपसे हमेशा बोलूंगा कि एज ए ब्लास्टिंग ऑफिसर या ब्लास्टिंग मैनेजर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ब्लास्टिंग ऐसा करें कि एक्सप्लोजिव एनर्जी प्रॉपर यूटिलाइज हो, फ्लाई रॉक ना हो, एयर ओवर प्रेशर ना हो, ठीक है, मिस फायर ना हो। तो आज अपने ब्लास्टिंग की पूरी कहानी खत्म, राइट। चलिए कुछ खास चीज देखते हैं। अभी आ गया हॉल रोड डिजाइन। तो हॉल रोड डिजाइन आपका सीएमआर पे रेगुलेशन 101 पे है 2017 पे, क्या कहता है, आपको कहता है पहला बात तो ये बोलता है कि जो भी आपका ऑल होल रोड है ओपन कास्ट वर्किंग में, उस पे वन वे ट्रैफिक होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, वन वे ट्रैफिक, मतलब आने जाने वाली गाड़ी जो है ये है, तो एक गाड़ी इधर से जाए, एक गाड़ी इधर से जाए, ठीक है, ये वन वे ट्रैफिक है, मतलब जाने वाली गाड़ी अलग, आने वाली गाड़ी अलग, ये होता है, राइट। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो जैसे ये आप कर रहे हैं, ये आपका हॉल रोड है, तो जो इसका विड्थ है,
ठीक है। विथ है ये होगा जो सबसे बड़ी मशीन यहाँ चल रही है, ठीक है, राइट, लार्जेस्ट मशीन पूरे माइंस में फ्लाइंग ऑन द रोड, ठीक है, से 3 गुना प्लस 5 मीटर। सपोज मान लो ड्रैग लाइन आपका सॉवेल है या डंपर है, उसका विथ है 15 मीटर, ठीक है। तो जो ये विथ होगा आपका बेंच विथ, तो 15 इंटू 3 प्लस 5, ये आपका हॉल रोड का विथ होगा। ये मिनिमम है। 15 इंटू 3 प्लस 5 आपका ये हो जाएगा 50 मीटर। क्लियर हुआ? कैसे कैलकुलेट किया हमने? लार्जेस्ट मशीनरी का 3 टाइम्स प्लस 5 मीटर, ठीक, ये हॉल रोड होना चाहिए। क्लियर हो गया? और मैं क्या सोचता हूं इस बार, ये इसको देख लीजिएगा, मैं सोचता हूं इस बार इससे क्वेश्चन आपके लिए इस बार गेट एग्जाम में जरूर आने वाला है, राइट। ये आएगा कि आपको दे देगा कि भाई एक मतलब क्वेश्चन में दे देगा सॉवेल है, उसका विथ है 10 मीटर, डंपर है 15 मीटर, ठीक है, बोल रहा है कि हॉल रोड का विथ कितना होगा, ठीक है। तो देखो आपको इन दोनों में सबसे ज्यादा को लेना है, तो सबसे बड़ा 15 इंटू 3 प्लस 5, ये हो गया आपका 50 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हुआ? आपको ये देख लेना है। और बोलता है कि हमेशा जब ये ऑपरेटर आपका गाड़ी चला रहा है, जैसे ये आपका डंपर है, ठीक है, ये डंपर ऑपरेटर चला रहा है, तो अगर 40 किलोमीटर के रफ्तार में चलता है डंपर, ओके, तो अगर 40 किलोमीटर की रफ्तार में चल रहा है और ये ब्रेक लगा रहा है, तो 10 मीटर में ब्रेक लगाने के बाद 10 मीटर में डंपर रुकता है, ठीक है। 40 किलोमीटर की रफ्तार में चलने के बाद अगर ब्रेक लगाया तो 10 मीटर के अंदर वो डंपर रुक जाता है, ब्रेक लग जाता है, तो उसके 3 टाइम्स हमेशा क्लियर विजिबिलिटी रहनी चाहिए, ठीक है, मतलब 30 मीटर लगातार दिखना चाहिए। तो हॉल रोड आपका तिरछा पिरछा ना हो, स्ट्रेट हो, ये है, ठीक है। और ये किस में होना चाहिए? सिंगल में होना चाहिए, ये आपको दिखना है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, सिंगल रोड के लिए है, अगर सिंगल रोड पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या ये विजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ये विजिबिलिटी पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आपको 2 रोड बनाने हैं। ये 2 रोड बनाना है, बीच में क्या होगा? बर्म होगा, ठीक है, ये डिवाइडर होगा। ये होल का, ये रोड का विड्थ और ये रोड का विड्थ क्या होगा? जो मशीनरी सबसे बड़ी मशीनरी है, लार्जेस्ट मशीनरी का 2 टाइम्स प्लस 3 मीटर। जैसे मान लो मैंने लिया था डंपर 15 मीटर का है, तो 15 इंटू 2 प्लस 3 मीटर, ये हो जाएगा 33 मीटर। तो ये एक साइड 33 मीटर, ये एक साइड 33 मीटर, ठीक है। ये इस तरह से आपका डंपर का हॉल रोड रहेगा। और जो डंपर का इंक्लिनेशन है हॉल रोड में का, सॉरी, हॉल रोड का इंक्लिनेशन 1/16 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट, ये आपका रेगुलेशन कहता है। और एक रैंप आता है, जैसे आपका ये 2 बेंच है, इस बेंच को इस बेंच से जोड़ने के लिए एक रैंप बनाया जाता है, तो उसका इंक्लिनेशन 1/10 से ज्यादा नहीं होगा, ये देखिएगा। और जो ये बन रहा है एक बार में, तो इसका लेंथ 50 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, 50 मीटर से ज्यादा इसका नहीं हो सकता। तो ये इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक अभी ये रेगुलेशन में नया आया हुआ है कि जैसे ये आपका बेंच रोड है, ये हम बर्म बनाते हैं ना, तो ये बोलता है, ये जैसे ये रोड है आपका, तो बर्म बना रहे हैं, तो ये बोलता है कि बर्म ऐसा बनाओ कि टॉप का जो आपका बर्म है ये ऐसा है, तो ये टॉप अगर बर्म है तो ये 1 मीटर हो टॉप में, ठीक, नीचे जो बेस है आपका ये 2.5 मीटर हो, और जो ये है ये आपका टायर के हाइट के बराबर होना चाहिए, टायर के डाया के बराबर होना चाहिए, जो डंपर्स चलते हैं,
तो देखो ये तो नॉट पॉसिबल, और इसको बोलता है परमानेंट स्ट्रक्चर बनाओ। अब पता नहीं कैसे किया जाता है, जनरली तो मैं प्रैक्टिस के इसको नहीं पाया हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि देखो जैसे हम लोग डंपर यूज करते हैं, हम लोग 120 डंपर 190 टन के डंपर यूज करते हैं, तो 3 मीटर तो उनका लगभग ऑलमोस्ट या 2.5 मीटर उनका डाया होता है डंपर का, ठीक है। तो आप सोचो आपको हर बेंच में इतना बड़ा बर्म बनाना पड़ेगा, वो भी किसका, परमानेंट स्ट्रक्चर। परमानेंट स्ट्रक्चर मतलब ईटा ईट रेता गिट्टी है ना, ब्रिक्स वगैरह के। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, वो भी इतने लंबे चौड़े, तो आपका तो पूरा कॉस्ट ही खत्म हो जाएगा इस पे। तो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। फिर भी आपको जानना है पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये सब तो मैं आपको अभी भेजूंगा ही, तो वहां पे पढ़ सकते हैं आराम से। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, राइट। तो ये जो मैं बताया हूँ इसको फिर से सुनिएगा, देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गया आपका बेंच विड्थ, ठीक है। हमने अब तक ये क्या देखा, हॉल रोड का डिजाइन। बेंच विड्थ क्या होता है, ये आपका हाइट है, बेंच हाइट। तो हमेशा जो ये बेंच विड्थ है, ये बेंच की जो विड्थ है, बेंच की विड्थ, ठीक है, इस बेंच हाइट से ज्यादा होना चाहिए हमेशा। अगर ये 10 है तो ये 9 कभी नहीं हो सकता, ये मोर देन 10 होगा, ठीक है। बेंच विड्थ, बेंच विड्थ मोर देन 10 होगा, ठीक है, हाइट से ज्यादा होगा हमेशा। और अगर आप लोग यहाँ देखिए एलुविलम सॉइल या मुरुम वगैरह डेब्रिस में कर रहे हैं, तो बेंच हाइट क्या होगा, ये बेंच हाइट का भी कंसिडरेशन है, ठीक है। 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा सॉफ्ट में, एलुविलम सॉइल, ग्रेवल, क्ले, डेब्रिस पे, ये सब पे, सॉफ्ट सॉइल पे बेंच हाइट किसी भी कंडीशन में 3 मीटर से ज्यादा अलाउड नहीं है। और ये किस लिए किया गया है, ताकि 3 मीटर से ज्यादा रखेंगे तो आपका स्लोप फेलियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट है तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए ऐसा किया गया है, राइट। अब अगला आया कि आप मैकेनाइज्ड में काम कर रहे हैं, तो ये किससे, आपका बूम हाइट से डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये आपको याद रखना है कि इससे बूम हाइट से ज्यादा ही होगा आपका बेंच विड्थ। क्यों ऐसा, मान लो सपोज ये छोटा हो गया तो ये पूरा ऐसा स्लोप फेल कर जाएगा, इसीलिए इसको बड़ा रखा जाता है। अब आया ये विथ, तो ये विथ कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो हॉल रोड और बेंच का ना आ जा सकता है, सबसे जो वाइडेस्ट मशीनरी जो प्ले कर रही है, ठीक है। तो मान लो वाइडेस्ट मशीनरी है आपका सॉवेल, यहाँ पे सॉवेल है 20 मीटर का, ठीक। सब डंपर है आपका 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर विथ, ये आपका डंपर है, ये सॉवेल है, ठीक है। अब बोलेगा कि इस पे से हिसाब से कौन सा रखेंगे, तो क्या कहता है, वाइडेस्ट मशीनरी प्लेइंग +2 मीटर। तो ये सॉवेल का कितना है, 20 + 2, ये वाइडेस्ट कह दिया मैं 22। अब देखो यहां लिखा है और, अब ये फिक्स नहीं हुआ, ठीक है, या बोल रहा है अगर डंपर प्लाई हो रहा है तो डंपर का 3 गुना, तो डंपर का विथ कितना 10, तो ये और आ जाएगा 10 × 3, ये आ गया 30। इसके बोला हाइट ऑफ बेंच, हाइट ऑफ बेंच मान लो 20 मीटर है, ठीक है, तो 20 मीटर से ज्यादा मान लो 21 मीटर। तो अब हमारे पास ऑप्शन आ गया 22, 30, 21। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या, डंपर के हिसाब से लेंगे, तो इन तीनों का हमको कंपैरिजन करना है और जो सबसे ज्यादा होगा उसको लेना है। क्लियर हुआ, तो ये आपका आ गया बेंच विड्थ का। और ये वेरी 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 आईएमपी है, इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ स्लोप डंप पैरामीटर। स्लोप के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो जो स्लोप का है, ये आप देखिए ये कितना बढ़िया प्रॉपर स्लोप हुआ, बेंच किया गया है, ठीक है। तो स्लोप में बोला जाता है, जो ये एंगल देख रहे हैं ना, ये आप ऐसा कुछ एंगल बन रहा है, ये 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अनटिल अनलेस कोई साइंटिफिक स्टडी ना की गई हो, तो जो बोलता है कि भाई इससे ज्यादा हो। या एंगल ऑफ रिपोज, एक शब्द बार बार आएगा, एंगल ऑफ रिपोज। देखो कोई भी चीज को जब आप ऐसे स्लोप में डालोगे ना, तो वो एक नेचुरल एंगल अटेंड कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लो 40 डिग्री, तो 40 डिग्री पे आके वो स्लाइड नहीं होगा, ठीक है। पर अगर उसी
सॉइल अगर 40 डिग्री पे आ गया, इसी को आप अगर 50 डिग्री पे डाल दोगे ऐसा, तो वो स्लाइड हो जाएगा। तो ये कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज आपका। ठीक है, कि एक ऐसा एंगल, इससे ज्यादा नहीं रखना है, वो एक परमानेंट स्टेबिलिटी बना लेता है वो मटेरियल, जो भी मटेरियल होता है। तो ये कहता है कि भाई आपको जो डंपिंग कर रहे हैं वो 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना डंप, ये मोर देन 30 मीटर है। ये जो डंप आपको दिख रहा है, देखो ये टोटल डंप आप जो को दिख रहा है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 270 मीटर है या मोर देन दैट। ये 270, हाँ, ये लगभग 300 मीटर डंप है ये। ठीक है, तो देखो 300 तो आप एक साथ डाल नहीं सकते, तो इनको क्या किया गया, ये बेंच बनाया गया। देखिए ये दिख रहा है, ये बेंचिंग की गई, सीढ़ी नुमा डंपिंग किया गया। क्यों? ताकि इसका स्लोप का स्टेबिलिटी हो। और जो ये देख रहे हैं, ये 30-30 मीटर का मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम 30, सॉरी मिनिमम नहीं। तो ये यहाँ दिया हुआ है कि अगर 30 मीटर से ज्यादा हुआ तो 30 मीटर के हाइट तक बेंच करना है। ठीक है, और कुछ ऐसा रखना है कि बेंच और जो विथ है, ठीक है, राइट, आप ऐसा बनाएं तो जब आप ये 1 मीटर वर्टिकल जाएं तो ये कम से कम यहाँ पे 1.5 मीटर चौड़ा हो। ये स्लोप बताने के लिए होता है। ठीक है, और जैसे मान लो ये डंपिंग है, अब यहाँ पे मेरा गांव या घर होता, तो पब्लिक स्ट्रक्चर से डंपिंग 100 मीटर दूर नहीं, 100 मीटर दूर होना चाहिए मिनिमम। पब्लिक पे नहीं, मान लो स्लाइड हुआ तो ये पूरे गांव में घुस जाएगा, इसलिए ऐसा बनाया गया है कि मिनिमम 100 मीटर दूर आपको रखना है। ये क्लियर हुआ? तो ये कुछ बेसिक थे। और डंपिंग आप करेंगे तो डंपिंग पे क्या होता है, सॉइल जो टॉप सॉइल होता है उसको अलग रख दिया जाता है। और डंपिंग करने से पहले मान लो आप डंप कर रहे हैं, तो आपको हार्ड स्ट्राटा पे करना है। देखो ये कितना बड़ा पहाड़ है, ये कितनी मिट्टी है। अगर मान लो मैं यहाँ डंप कर देता हूँ, यहाँ कीचड़ है, ठीक है, मड है, तो जब इसका वेट पड़ेगा तो ये मड क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा। या यहाँ पे सॉफ्ट रॉक होगा, मान लो कोल हुआ या कोई सॉफ्ट रॉक हुआ तो ब्रेक हो जाएगा। अब ये आपको पता है कि यहाँ पे अगर 10 सेंटीमीटर भी अगर स्लाइड हुआ तो ये पूरा लगभग आपका 300 मीटर स्लाइड होगा। अब सोच लो, पूरा खदान आपका खत्म हो जाएगा, इतना स्लाइड होगा मिट्टी। तो डंप स्लोप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किस तरह से करते हैं। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। ये ऑलमोस्ट आज का अपना क्लास खत्म हो गया माइनिंग मेथड का। अब हम लोग नया टॉपिक करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि माइन इकोनॉमिक्स या सिस्टम इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग सोमवार से, नेक्स्ट मंडे से, राइट। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। डाउट हुआ तो मुझसे पूछिएगा। बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। और हाँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दीपावली के समय मैं आप लोगों को सबको होमवर्क दूंगा, ढेर सारे क्वेश्चन दूंगा, उसको प्रैक्टिस करना है, बनाना है। और वो आपका दीपावली का होमवर्क होगा, तब वो आप ये कहिए कि आपका टेस्ट का है वो, तो आप वो मुझे सेंड करके भेजेंगे। और जो बच्चा उसको नहीं भेजेगा, मैं उसको क्लास पे एनरोल नहीं करूंगा, राइट। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद माइनिंग क्लासेस। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। जो भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए, बेशक पूछिए, बार बार पूछिए। जो समझ में नहीं आता, जितने सारे डाउट ला सकते हैं बिल्कुल लाइए, और बार बार पूछिए। थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट।